Hello students. In today's video we will discuss on second chapter of macroeconomics of plus 2, and we have completed first fourth part of this chapter in previous videos. In today's video we will proceed to the fifth one. Okay, so here we go. So the name of chapter is some concept of macroeconomics, class 12th, chapter 2, and it is part 5th. Okay, today's topic of discussion is concept of depreciation. So what is the meaning of depreciation we will discuss in today's video. Okay, so students, depreciation means reduction in the value of fixed asset due to their normal use. Okay, suppose 10 years before a producer purchases a machine of 1 lakh, and with the passage of time the value of that 1 lakh got reduced year after year. Okay, so a time come after 10 years, then producer will sell those machine, because after 10 years of their use in process of production the machine will go totally absolute, यानी कि 10 साल तक वो मशीन प्रोडक्शन प्रोसेस में काम आने के बाद वो मशीन पूरी तरह से बेकार हो चुकी है, वो फर्दर प्रोडक्शन के लिए लायक नहीं है, उसे प्रोडक्शन में डिप्लॉय किया जाए, तो प्रोड्यूसर क्या करेगा? प्रोड्यूसर मशीन को फर्दर मार्केट में सेल करेगा। ठीक है, अब जितनी वैल्यू उससे रियलाइज होगी और जो उसकी 10 साल पहले नॉमिनल वैल्यू रही होगी, इनका जो बीच का डिफरेंस होता है दैट विल बी टर्म्ड एज डेप्रिसिएशन। फॉर एग्जांपल, सपोज अ प्रोड्यूसर परचेजेस a machine for 1 lakh 10 years before, and after 10 years he the value of the market value of machine is only 15,000, so the difference of 80,000 will be termed as depreciation. ओके, सो क्या होता है स्टूडेंट्स, जितने भी प्रोड्यूसर्स होते हैं, जितने भी प्रोड्यूसिंग फार्म्स होती हैं, वो कुछ ना कुछ फिक्स असेट का यूज़ करती है अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए। उनमें से कुछ होती हैं प्लांट एंड मशीनरी, मशीन, इक्विपमेंट, टूल्स। तो ये जितने भी फिक्स असेट्स होते हैं इन पे डेप्रिसिएशन लगता है, यानी कि जब इनको प्रोडक्शन प्रोसेस में इनका यूज़ किया जाता है तो इनमें होने वाली गिसावट की वजह से, इनमें होने वाले मतलब नॉर्मल वियर एंड टीयर के कारण इनकी जो वैल्यू होती है उसमें कमी आती है। अब जो वैल्यू में कमी आने कोई जितनी वैल्यू कम होती है दैट वैल्यू विल बी टर्म्ड एज डेप्रिसिएशन. So if we go through definition, the definition says that when fixed assets are in use, they go down in value owing to normal wear and tear and accidental damages. They go down in value also when they become obsolete due to change in technology or change in demand. This is called expected obsolescence. Depreciation is the loss of value of fixed asset on account of normal wear and tear, accidental damages and expected obsolescence. देखिए स्टूडेंट्स, क्या होता है जब एक मशीन को प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर डिप्लॉय किया जाता है तो विद द पैसेज ऑफ टाइम उसके पार्ट्स जो होते हैं, उसके जितने भी पार्ट्स और जितने भी उसका वर्किंग क्राइटेरिया होता है, उसकी वजह से उसका प्रोडक्शन में यूज़ किए जाने की वजह से कुछ गिसावट होने की वजह से उसकी वैल्यू में कमी आती है। ठीक है, तो उस आने वाली नॉर्मल यूसेजेस के कारण जो कमी आती है उसको तो बोलते हैं नॉर्मल वेयर एंड टीयर के कारण जो उसकी वैल्यू में कमी आई है। सेकेंडली, एक्सीडेंटल डैमेजेस। एक्सीडेंटल डैमेजेस का मतलब होता है कि सपोज़ कोई मशीन थी, उसमें अचानक से फायर लग गई है, तो कुछ उस मशीन का पार्ट जो है वो लॉस बाय फायर से उसकी वैल्यू और फर्दर कम हो गई। ठीक है, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस का मतलब है कि मशीन के कुछ पार्ट्स थे जो पूरी तरह से मतलब डिस्ट्रॉय हो गए। कुछ भी ऐसा कोई टेक्निकल फॉल्ट आया जिससे उस मशीन के कुछ पार्ट्स थे वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गए, तो उन पार्ट्स को, नए पार्ट्स को परचेज करना पड़ा, कैसे भी करके उसको मतलब दोबारा रिपेयर किया गया। तो इन सब चीज़ों की वजह से फिक्स सेट के वैल्यू में या मशीन के वैल्यू में कमी आती है। ठीक है, ऐसा भी होता है कि 10 साल बाद दोबारा जब मशीन पूरी तरह से बेकार हो चुकी है, प्रोडक्शन के फर्दर लायक नहीं है, तो उसे मार्केट में सेल करके उसकी जगह पे नई मशीन खरीदी जाएगी। तो मार्केट के अंदर अब जो मशीन अवेलेबल है वो वेरी हाई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी अच्छी है, वो लीस्ट इनपुट पे एफिशिएंट आउटपुट प्रोड्यूस करती है। और फर्दर जो मशीन आज से 10 साल पहले थी उसकी मार्केट में वैसे ही डिमांड नहीं होगी, तो उस वजह से भी उसकी वैल्यू में कमी आ जाएगी। तो ये जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितने भी फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से फिक्स सेट सेट की वैल्यू में कमी आती है, ऑल द आइटम्स टर्म्ड एज डेप्रिसिएशन, इन सभी का मतलब होता है डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो अभी इस जो ये बोल्ड पैराग्राफ है और ये 3 पॉइंट्स हैं, ये इसी का मतलब है कि डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है। डेप्रिसिएशन मीन्स रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट ड्यू टू नॉर्मल यूज और ड्यू टू नॉर्मल यूज daily due to their daily use in process of production. Okay, now we have second paragraph, that is depreciation is also called consumption of fixed capital
Because of depreciation, fixed asset need to be replaced from time to time. Replacement of fixed asset require fund that is called depreciation reserve fund. डेप्रिसिएशन का दूसरा मतलब ये भी होता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। इस पॉइंट पे स्टूडेंट अगर आपको याद होगा, इन प्रीवियस वीडियो आई हैव टोल्ड यू दैट एडिशन इन फिक्स असेट, एडिशन इन स्टॉक ऑफ कैपिटल, याद है? इन्वेस्टमेंट और डेप्रिसिएशन एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। इन्वेस्टमेंट की वजह से तो फिक्स असेट या कैपिटल स्टॉक के अंदर इंक्रीमेंट आता है, जबकि डेप्रिसिएशन में क्या होता है, डेप्रिसिएशन को बोलते हैं फिक्स असेट या फिक्स असेट की वैल्यू के अंदर कमी आना। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल या कंजम्पशन ऑफ फिक्स असेट विल बी टर्म्ड एज डेप्रिसिएशन। इसका मतलब होता है डेप्रिसिएशन के फिक्स असेट की वैल्यू के अंदर जो कमी आती है उसे बोलते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के रिवर्सल होते हैं। ठीक है, फर्दर डेप्रिसिएशन फिक्स असेट नीड टू बी रिप्लेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब क्या होता है, देखिए कोई भी एक ऐसी मशीन है तो ऐसा तो नहीं है ना कि अनलिमिटेड लाइफ स्पैन तक या अनलिमिटेड ईयर्स तक उसका प्रोडक्शन के अंदर यूज़ किया जा सकता है। कुछ एक ऐसी उसकी लाइफ स्पैन होगा, कुछ ऐसा लाइफ पीरियड होगा जब तक ही सिर्फ उसी वक्त तक उसका प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर उसका यूज़ किया जा सकता, फर्दर उसका यूज़ नहीं किया जा सकता। तो जितना यूज़ उसका पर्टिकुलर टाइम में किया जाता है वो उसका यूज़ करने के बाद उस मशीन को रिप्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसे रिप्लेस क्यों करना पड़ा, उसे रिप्लेस इसी वजह से करना पड़ा क्योंकि वो मशीन पूरी तरह से डेप्रिशिएटेड हो चुकी थी। वो फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस में काम कंट्रीब्यूट करने लायक, काम करने लायक बची ही नहीं थी। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन होता है कि कोई भी फिक्स असेट की वैल्यू में इतनी कमी कर देता है डेप्रिसिएशन, जिसकी वजह से हमें फिक्स असेट को रिप्लेस करना पड़ता है। तो द मेजर रीज़न बिहाइंड द रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स असेट इज ऑल्सो डेप्रिसिएशन। ठीक है, नाउ रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स असेट रिक्वायर फंड्स दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। अभी तक जो हमने पढ़ा है ऊपर वाले पैराग्राफ में, अभी तक उसका तो हमने सिर्फ एक ही पढ़ा है कि डेप्रिसिएशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। ओके, नाउ वी विल स्टडी द डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड, कि डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड क्या होता है। Depreciation reserve fund, significance of depreciation reserve fund, what are the importance, what is the meaning of, and what are the criteria of depreciation reserve fund। देखिए स्टूडेंट्स क्या होता है, कोई एक पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज कीजिए आज से 10 साल पहले कोई एक क्लोथ मर्चेंट था, क्लोथ प्रोड्यूसर था। उसने एक मशीन खरीदी, अपनी फैक्ट्री में डिप्लॉय कर दी। अब फैक्ट्री में डिप्लॉय की वही मशीन 10 साल तक उसने प्रोडक्शन प्रोसेस में कंटिन्यूली यूज़ करने के लिए उसने अपने पास रखी। जो 10 साल पहले मशीन उसने ख़रीदी थी 1 लाख की, अब आफ्टर 10 ईयर उस मशीन की वैल्यू है वो नील। ठीक है, अब 10 साल बाद वो उस मशीन को अगर मार्केट में बेचेगा तो नहीं पता कि उससे कितनी वैल्यू रियलाइज़ होगी, लेकिन जितना एक फिक्स असेट की वैल्यू होती है उतना ही उसको उसके लाइफ पीरियड में डिवाइड कर दिया जाता है। अब 1 लाख की मशीन थी, 10 सालों तक उसका यूज़ किया गया, तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, प्रोड्यूसर एक फ़ंड बनाएगा, उस फंड का नाम होगा डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। अब प्रोड्यूसर क्या करेगा, प्रोड्यूसर हर साल, अब 1 लाख की मशीन है, 10 साल तक उसका यूज़ होना है, तो हर साल 10,000 10,000 की अमाउंट वो इस रिजर्व फंड में ट्रांसफ़र कर देगा। 10,000 फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर, सेवन्थ, एट, नाइन, टेंथ, इन एवरी ईयर ही विल ट्रांसफ़र 10,000 फ्रॉम प्रॉफिट टू दिस फंड। हर साल जो उसे प्रॉफिट एक्यूमुलेटेड होगा, उस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से हर साल वो 10,000 की जो अमाउंट है वो इस रिजर्व फंड में ट्रांसफ़र कर देगा। ठीक है, अब आफ्टर ट्रांसफरिंग 10,000 इन दिस रिजर्व फंड, 10 साल के बाद उसके पास इस रिजर्व फंड की जो टोटल वैल्यू होगी वो होगी 1 लाख। ठीक है, अब इस रिजर्व फंड से फर्दर वो क्या करेगा, वो जो मशीन होगी वो मशीन को मार्केट में सेल करेगा, उससे कितनी भी वैल्यू रियलाइज़ होगी वट, लेकिन उससे जितनी भी वैल्यू रियलाइज़ होगी प्लस इस रिजर्व फंड में जितनी भी मनी होगी, इन दोनों को मिला के वो मार्केट से नई मशीन परचेज़ कर लेगा। ठीक है, इस कैनेरियो के अंदर क्या हुआ है, इस कैनेरियो के अंदर ये होगा कि प्रोड्यूसर की जो इनिशियल बर्डन है कि 10 साल बाद उसे दोबारा उस मशीन को रिप्लेस करना है, ये उसे पहले ही पता है। तो फिर उसने क्या किया, उसने अपने 10 साल बाद जो बर्डन उसे अचानक से लेनी पड़ती है, 1 लाख रुपया कहीं से, 1 लाख रुपये कहीं से भी अरेंज करना पड़ता, उसने पहले से ही एक फ़ंड बना लिया। अब अपने हर साल के प्रॉफिट से कुछ ना कुछ नॉमिनल अमाउंट वो उस फंड में ट्रांसफ़र करता गया, जो कि अमाउंट है 10,000। नाउ एवरी ईयर ही इज़ ट्रांसफरिंग 10,000 फ्रॉम हिज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट टू दिस रिजर्व फंड। तो इससे इसके क्या हुआ है, 10 साल बाद जो अचानक से बर्डन आती है, अचानक से जो कंटीजेंसी आती है उससे 1 लाख रुपये अरेंज करने की, वो उसने पास्ट 10 ईयर के अंदर
इक्वली डिवाइड कर दिया, तो उसकी जो बर्डन है 10 साल की, वो उसने हर साल इक्वली 10 ईयर्स के अंदर डिवाइड कर दी। अब 10 साल बाद उसके जो डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड में जो पैसा होगा वो होगा 1 लाख रुपये। इससे वो अपने जो डेप्रिशिएटेड असेट्स हैं उसको ईजिली रिप्लेस कर देगा नई मशीन से। ये जो पूरा स्कैनेरियो होता है, ये होता है डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड का। ठीक है। अब बिहेवियरिस्टिकली इस डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड के कुछ मीनिंग भी होते हैं, कुछ अलग मायने भी होते हैं। मेनली जो डेप्रिसिएशन फंड होता है उसका मतलब यही होता है। ठीक है। अब हम चलते हैं डेफिनेशन की तरफ। डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड इज अ फंड टू रिप्लेस द वोर्न आउट फिक्स asset. It fulfills the need of replacement investment. Lack of depreciation reserve fund implies that lack of replacement investment. Very read it very carefully. Lack of replacement investment. देखिए, lack of replacement investment accordingly overall burden in economy. देखिए, ये अंडरलाइन जो है इसे ध्यान से पढ़ना है। लैक ऑफ डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड implies that lack of replacement investment accordingly overall investment in an economy tends to fall. This lead to fall in level of output, the level of income and employment level will also fall in the economy. देखिए स्टूडेंट्स, क्या होता है, जो बर्डन होती है 10 साल बाद की, उसे प्रोड्यूसर हर 10 ईयर के अंदर इक्वली डिवाइड कर देता है। अगर डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड बनाया ही नहीं जाए तो क्या होगा? तो बाकी सब केसेस तो सेम होंगे ना। 10 साल पहले एक कोई मशीन खरीदी जाएगी, वो 1 लाख रुपए की होगी, 10 साल तक उसका यूज़ किया जाएगा और आफ्टर 10 ईयर उस मशीन को मार्केट में सेल करके, मार्केट में उस मशीन को दे के नई मशीन परचेज करनी पड़ेगी। और प्रोड्यूसर को उस वक्त कहीं ना कहीं से एट मोमेंट कहीं से 1 लाख रुपये या जितने भी उस टाइम उस मशीन की मार्केट प्राइस होगी वो कहीं ना कहीं से अरेंज करनी पड़ेगी, और वो पैसा अरेंज करके उसे नई मशीन को परचेज करेगा। अब यहाँ पे मेन पॉइंट है कि जैसे वो 1 लाख रुपया कहीं से भी अरेंज करेगा और फिर उसको उस असेट को रिप्लेस करने में उसका यूटिलाइजेशन करेगा, इस वजह से क्या होगा, इस वजह से ये होगा कि इकोनॉमी के अंदर जो नेट इन्वेस्टमेंट होना चाहिए वो नहीं होगा, इकोनॉमी के अंदर ग्रोस इन्वेस्टमेंट ही होगा। इस पॉइंट पे नेट इन्वेस्टमेंट फर्दर अलग अलग जगहों पे हो नहीं पाएगा। होना ऐसा चाहिए कि हर साल एक डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड बनाया जाना चाहिए जिसके अंदर प्रॉफिट का कुछ ना कुछ पार्ट ट्रांसफ़र किया जाना चाहिए। तो जितना भी प्रॉफिट का पार्ट हम उसमें ट्रांसफ़र करेंगे रिजर्व फंड में, उससे हमारा जो 10 ईयर का जो बर्डन है वो इक्वली पास्ट ईयर्स के अंदर इक्वली डिवाइडेड हो जाएगा। और 10 साल बाद हमारे पास फ्रेशली 1 लाख रुपये अवेलेबल होगा। प्लस उसके अलावा अगर हमें कहीं भी इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके लिए हम अनदर अलग से 1 लाख रुपये कहीं और से अरेंज कर पाएंगे, क्योंकि 1 लाख तो ऑलरेडी हमने डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड में एक्यूमुलेट कर लिया है विद द पैसेज ऑफ 10 ईयर। ठीक है। अगर हम डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड नहीं बनाते हैं तो हमारे पास कुछ भी रिजर्व फंड अवेलेबल नहीं होता है उस मशीन को रिप्लेस करने के लिए, जिसकी वजह से हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो ग्रोस इन्वेस्टमेंट होता है, वो फिक्स सेट के रिप्लेसमेंट में काम आता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। थियोरेटिकली इकोनॉमी की थ्योरी में ये होना चाहिए कि हर साल नेट इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि फर्दर असेट को जितना कैपिटल स्टॉक आपके पास अवेलेबल है उसके अंदर एडिशन होना चाहिए। सपोज एक प्रोड्यूसर के पास 10 मशीन है, 10 मशीन है, तो अगले साल उसके पास उसके फिक्स असेट में कुछ ना कुछ एडिशन होना चाहिए। सपोज पहले साल 10 मशीन थी, अगले साल 15 मशीन हुई है, फिर उसके अगले साल 20 मशीन्स आ गई हैं, तो इससे एवरी ईयर क्या हुआ है, हर साल प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हुई है। इसको बोलते हैं नेट इन्वेस्टमेंट। जबकि अगर डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड बनाया जाता है तो हर साल होने वाला जो इन्वेस्टमेंट होता है उसे बोलते हैं नेट इन्वेस्टमेंट। और अगर डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड ही नहीं बनाया है तो अलग से हर साल हम नई मशीन को कैसे परचेज करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो एब्सोल्यूट पुरानी हो चुकी मशीन्स होंगी, हमारा इन्वेस्टमेंट तो उनको रिप्लेस करने में लग जाएगा। जब सारी इन्वेस्टमेंट रिप्लेसमेंट में ही काम आ रही है तो वो तो ग्रोस इन्वेस्टमेंट है, जिससे इकोनॉमी के अंदर का जो नेट इन्वेस्टमेंट है वो तो इंक्रीज हुआ ही नहीं है, कैपिटल स्टॉक में तो कुछ एडिशन ही नहीं हुआ। पहले भी उतनी मशीन्स थी, आज भी उतनी मशीन है, हाँ कुछ इन्वेस्टमेंट किया गया एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक को रिप्लेस करने में। तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से इकोनॉमी के अंदर फर्दर एम्प्लॉयमेंट का लेवल नहीं इंक्रीज होगा, एम्प्लॉयमेंट का लेवल भी नहीं इंक्रीज होगा, इकोनॉमी का जो स्टॉक ऑफ कैपिटल है वो भी इंक्रीज नहीं होगा, प्रोडक्शन कैपेबिलिटी भी इंक्रीज नहीं होगी।
जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इंक्रीज़ नहीं होगी, फर्दर इनकम भी इंक्रीज़ नहीं होगी, और इकोनॉमी का जो ग्रोथ स्ट्रक्चर है, जो ग्रोथ रेट है, वो भी सस्टेन, वो भी एक लेवल पे आकर फिक्स हो जाएगा। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड के बनाने के पीछे यह इंपॉर्टेंस होती है कि हर साल अपने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का कुछ पार्ट इस फंड में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। जब इस फंड में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा तो आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम हमारे पास हमारे एसेट को रिप्लेस करने के लिए जो मनी होगी वो इस डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड से आएगी। और फर्दर अगर हम इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे तो नेट इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी हमारे पास हम कहीं से हमारा फंड अरेंज कर पाएंगे। तो इससे क्या होता है, इससे प्रोड्यूसर की बर्डन जो होती है वो डिवाइड हो जाती है, विद द पास्ट ईयर्स के अंदर इक्वली डिवाइड हो जाती है। ठीक है, ये सिग्निफिकेंस होती है डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड की। ओके, so the level of income and employment will also fall in the economy, will slip into a state of economic slowdown. It might be caught into a low level equilibrium trap, a situation when low income cause low demand and low demand cause low output and once again low income. तो इससे क्या होता है, अगर अगर डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड नहीं बनाया गया तो हर साल नेट इन्वेस्टमेंट हो नहीं पाएगा। नेट इन्वेस्टमेंट ही नहीं होगा तो इकोनॉमी के अंदर एम्प्लॉयमेंट लेवल है, इनकम लेवल है, और इकोनॉमी का जो ग्रोथ लेवल है वो इंक्रीज ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि रिप्लेसमेंट के लिए जो अलग से फंड बनाया जाना चाहिए था उसे तो क्रिएट किया ही नहीं गया है। हर साल जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो ग्रोस इन्वेस्टमेंट हो रहा है जो फिक्स एसेट के रिप्लेसमेंट के में काम आ रहा है, तो नेट फर्दर इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट तो हो ही नहीं पाएगा। इस वजह से डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड बनाना बहुत ज़रूरी होता है। ये सिग्निफिकेंस होती है डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड की। नाउ वी विल मूव ऑन टू द एक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड एब्सोलेंस। ओके, सो एक्सपेक्टेड एंड अनएक्सपेक्टेड एब्सोलेंस। देखिए स्टूडेंट्स, क्या होता है फिक्स सेट के अंदर, ऐसा होता है कई ऐसे इवेंट्स होते हैं जिन्हें पहले ही एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि यानी कि कोई फिक्स सेट है तो पॉसिबिलिटीज़ है कि उसकी वैल्यू में कमी आएगी, उसके कुछ पार्ट्स होंगे जो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, उसमें फायर लग जाएगी। तो ये जितने भी इवेंट्स होते हैं कोई भी फिक्स सेट को लेके, ये तो सर्टेन होते हैं, इनको पहले एक्सपेक्टेशन की जा सकती है। लेकिन कई अनएक्सपेक्टेड एब्सोलेंस भी होते हैं, यानी कि कुछ ऐसे इवेंट्स, कुछ ऐसे आउटकम्स होते हैं जो एक्सपेक्टेड नहीं किए जा सकते, जिनकी वजह से भी हमारे फिक्स सेट की वैल्यू में रिडक्शन आता है। तो पढ़ते हैं हम, द लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स सेट व्हेन दीज बिकम एब्सोल्यूट आउटडेटेड ओइंग टू चेंज इन टेक्नोलॉजी, एंड लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स सेट व्हेन दीज बिकम एब्सोल्यूट आउटडेटेड to change in demand. Expected obsolescence is estimated by producer on the basis of their knowledge and experience of the market condition। यानी कि ये जितने भी ऐसे इवेंट्स जिनकी वजह से फिक्स सेट की वैल्यू के अंदर कमी है, अगर वो जितने भी इवेंट्स हैं वो अगर पहले ही प्रोड्यूसर अगर एक्सपेक्ट कर लेता है, वो इवेंट्स पहले ही एक्सपेक्टेड होते हैं, तो उन सबको बोलते हैं एक्सपेक्टेड एब्सोलेंस। यानी कि जिनकी भी वजह से फिक्स सेट की वैल्यू में कमी आई है उन्हें पहले ही एज्यूम कर लिया गया था प्रोड्यूसर्स के द्वारा, तो प्रोड्यूसर्स को पहले पता था। लेकिन कई ऐसी नेचुरल कैलामिटीज़ होती हैं, कुछ ऐसे नेचुरल इवेंट्स होते हैं जिनको पहले एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता, जो अचानक से होते हैं और जिनकी वजह से फिक्स एसेट की वैल्यू फर्दर डिक्रीज हो जाती है। जैसे कि अनएक्सपेक्टेड एब्सोलेंस ओकर ओइंग टू नेचुरल कैलामिटीज एंड फॉल इन मार्केट वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट व्हेन देयर इज इकोनॉमिक रिसेशन। लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट ओइंग टू अनएक्सपेक्टेड एब्सोलेंस इज कॉल्ड कैपिटल लॉस। दीज लॉसेज आर नॉट अ पार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। ठीक है, तो क्या होता है स्टूडेंट्स, फिक्स एसेट की वैल्यू के अंदर अगर नोइंगली अगर उन सब चीज़ों की वजह से कमी आ रही है जो पहले ही प्रोड्यूसर ने एक्सपेक्ट कर ली है, तो उन्हें तो कहा जाता है एक्सपेक्टेड एब्सोलेंस। लेकिन कई ऐसी सिचुएशंस भी आते हैं, कुछ ऐसी वजह भी होती हैं जिनकी वजह से फिक्स एसेट की वैल्यू के अंदर कमी आती है जिन्हें पहले एक्सपेक्ट ही नहीं किया जा सकता। सपोज कीजिए एक फैक्ट्री है, अब फैक्ट्री सेटअप की, कोई क्लॉथ मैन्युफैक्चरर था, उसने कोई भी फैक्ट्री सेटअप की। अब क्या होता है, अर्थक्वेक आता है, अर्थक्वेक की वजह से पूरी जो फैक्ट्री है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो ये जो इवेंट है तो अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि अर्थक्वेक कब आएगा इसे पहले इसे पहले प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। फ्लड आ सकती है, फ्लड की वजह से जितना भी पूरा एक डेकोरम होता है, जितना भी स्ट्रक्चर होता है, वो सारा स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो उसको पहले एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। तो जितने भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट है इकोनॉमी के अंदर जिनकी वजह से फिक्स सेट के वैल्यू के अंदर रिडक्शन आता है, कमी आता है, उन सबको बोलते हैं कैपिटल लॉस, जो कि
डेप्रिसिएशन का पार्ट नहीं होता, जिसे डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड से चार्ज नहीं किया जा सकता। ठीक है, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड के अंदर या डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड से सिर्फ उन्हीं नॉमिनल लॉसेस को चार्ज किया जा सकता है जो एक्सपेक्टेड हो। जो अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होते हैं जिनकी वजह से फिक्स एसेट की वैल्यू में कमी आती है, उसे कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं कहा जाता, उसे नेचुरल कैलामिटी ही कहा जाता है, जिसे कैपिटल लॉस कहा जाता है। तो डेप्रिसिएशन में और कैपिटल लॉस के अंदर कुछ फ़र्क होता है। फिक्स एसेट की वैल्यू के अंदर अगर उन सब चीज़ों की वजह से कमी आ रही है जो प्रोड्यूसर ने पहले ही प्रेडिक्ट कर ली थी, उसे तो कहेंगे डेप्रिसिएशन। लेकिन अगर कुछ ऐसे इकोनॉमिक इवेंट्स होते हैं, कुछ ऐसी नेचुरल कैलामिटीज़ होती हैं जिनकी वजह से फिक्स एसेट के अंदर कमी आ जाती है, उसे कहा जाता है अनएक्सपेक्टेड एब्सोलेंस या नेचुरल कैलामिटी, जिसे कैपिटल लॉस कहा जाता है, जिसे डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड से चार्ज नहीं किया जाता। नाउ ओनली एक्सपेक्टेड एब्सोलेंस is considered for estimation of depreciation, not the unexpected obsolescence। तो जितने भी एक्सपेक्टेड obsolescence होते हैं उन्हें ही डेप्रिसिएशन से उन्हें उनके लिए ही सिर्फ डेप्रिसिएशन एस्टिमेट किया जाता है, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स या अनएक्सपेक्टेड obsolescence के लिए नहीं। ठीक है, अब आता है एक्सपेक्टेड obsolescence एंड अनएक्सपेक्टेड obsolescence, द डिफरेंस। सो फर्स्ट देयर इज एक्सपेक्टेड obsolescence. It refers to fall in value of fixed asset due to change in technology or change in demand. Second, it is a part of depreciation. Third, expected obsolescence is managed through depreciation reserve fund. ये तीनों पॉइंट्स इसी चीज़ को शो करते हैं कि वो सारे इवेंट्स जिनको पहले प्रेडिक्ट किया जा सकता है और जिनकी वजह से फिक्स एसेट में कमी आती है, उसे ही एक्सपेक्टेड obsolescence कहा जाता है और इसे ही डेप्रिसिएशन से चार्ज किया जाता है। जबकि अनएक्सपेक्टेड obsolescence होता है, इट रेफर्स टू फॉल इन वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट ड्यू टू नेचुरल कैलामिटी और इकोनॉमिक रिसेशन। यानी कि कोई नेचुरल कैलामिटीज़ हुई है इकोनॉमिक रिसेशन के कारण जो फिक्स एसेट की वैल्यू के अंदर कमी आती है, उसे कहते हैं अनएक्सपेक्टेड obsolescence। इन्हें कभी भी एक्सपेक्ट ही नहीं किया जा सकता, किसे पता है अर्थक्वेक कब आएगा। ठीक है, इट इज़ अ नॉट अ पार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, इंस्टेड इट पॉइंट्स टू कैपिटल लॉस। इसे डेप्रिसिएशन ना कह के कैपिटल लॉस कहा जाता है। फिर आता है एक्सपेक्टेड obsolescence इज मैनेज थ्रू इंश्योरेंस ऑफ फिक्स एसेट। हाँ, इस सिचुएशन में जितना भी लॉस होता है अनएक्सपेक्टेड obsolescence में, इनको इंश्योरेंस से कवर किया जाता है। देखिए, फिक्स एसेट की वैल्यू में जो कमी आती है नॉन इवेंट्स के कारण, उसे तो डेप्रिसिएशन से चार्ज किया जाता है, और जितने भी अननोन इवेंट्स होते हैं उनकी वजह से इन फिक्स एसेट की वैल्यू में जो कमी आती है उसे इंश्योरेंस, उसे फिक्स एसेट का जो इंश्योरेंस होता है उससे कवर किया जाता है। ठीक है, सो इन टूडेज वीडियो वी हैव डिस्कस्ड द व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन, what are the significance of depreciation reserve fund, and expected and unexpected obsolescence of fixed asset. Okay, so for today it is over. If you have any kind of doubt and queries, then feel free to ask me in my comment box. I will definitely answer it, and read it by yourself very carefully, and we will study our next point in our next video. Till that, thank you and have a nice day.